राजा प्रियव्रत अपने पुत्र अग्निव्रत को राज्यभार सौंपकर वन जाने की तैयारी कर रहे थे। पुत्र ने उनसे जाने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, अब मुझे जीवन का शेष समय आत्मकल्याण हेतु लगाना चाहिए। अग्निव्रत ने प्रश्न किया, पिताजी, आप आत्मकल्याण हेतु जाएंगे, परंतु मैं तो बंधन में बंध जाऊंगा। मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। पिता ने पुत्र को प्रेम से समझाते हुए कहा, मैं वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए अपनी चतुर्थ वय में प्रवेश कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम प्रजा की सेवा करते हुए उसके कल्याण में अपने कल्याण को ढूंढो। योग व तपश्चर्या के लिए इंद्रियों पर विजय पाना आवश्यक है। दमन की हुई इंद्रियां और भी बलवती हो जाती हैं। इससे साधक कभी भी पथ भ्रष्ट हो जाता है। तुम अभी विवाह कर गृहस्थ धर्म का पालन करो और उसके उपरांत अपने परिवार के साथ समस्त राज्य की जिम्मेदारियों का पालन करो। उसके बाद ही तुम्हारा वानप्रस्थ का समय होगा। उचित समय पर किया गया पुरुषार्थ उचित फल की प्राप्ति कराता है। अग्निव्रत को अपनी जिम्मेदारियों का भान हुआ और उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए गृहस्थ धर्म तथा राजधर्म का पालन किया। सही समय पर वे तपस्या के मार्ग पर भी चले और अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त हुए। नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए लेख लेकर उपस्थित है। आज का लेख है, कर्म संस्कार को बदलने से बदलता है जीवन। मित्रों, चिकित्सालय के क्लिनिक में कुछ विद्यार्थी अपने प्राध्यापक की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा करने की अवधि में उनके मध्य विचार विमर्श होने लगा, जिसका मुख्य विषय था मनोरोगियों का व्यवहार किस प्रकार अभिव्यक्त होता है तथा उसे किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है और ऐसा करने के लिए किस प्रकार की चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है। उनमें से एक विद्यार्थी ने उनके प्राध्यापक द्वारा पूर्व में दिए गए एक वक्तव्य को साझा करते हुए कहा, पाश्चात्य मनोविज्ञान एक नवजात शिशु के समान है। शिशु अबोध होता है, उसे ज्ञान नहीं होता है। उसकी उम्र के साथ उसका अनुभव बढ़ता है और यह अनुभव ही उसका ज्ञान बनता है। चूँकि वर्तमान पाश्चात्य मनोविज्ञान एक शिशु की तरह है, इसलिए उसे विकसित होने के लिए भारतीय मनोविज्ञान का सहारा लेने की आवश्यकता है। यह सुनने पर साथ के एक अन्य विद्यार्थी ने प्रश्न किया, क्या भारतीय मनोविज्ञान के द्वारा मानवीय व्यक्तित्व का संपूर्ण आकलन संभव है? उसे उसके प्रश्न का उत्तर मिलता इससे पूर्व ही प्राध्यापक शर्मा जी ने क्लिनिक में प्रवेश किया। उनका व्यक्तित्व आकर्षक था। चौड़ा माथा उनकी विद्वता की कथा कह रहा था। सरल, सहज एवं सीधा उनका जीवन था। वेशभूषा भी सामान्य थी। वे भारतीय मनोविज्ञान के निष्णात विद्वान थे। प्राध्यापक शर्मा कुछ बोलते उससे पहले ही एक विद्यार्थी ने उनसे पूछा, सर, आमतौर पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकलन उसके व्यवहार से किया जाता है। बहुत हुआ तो कल्पनाओं व विचारों को समझने की कोशिश की जाती है। उसके आगे आदतों का क्रम आता है। क्या इस आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं उससे उपजे मनोरोगों की सही व्याख्या संभव है? प्राध्यापक शर्मा ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। यह एक प्रयास तो है, परंतु प्रारंभिक एवं अधूरा प्रयास है। इसके बाद विद्यार्थी ने पुनः प्रश्न किया, सर, इसके लिए सार्थक एवं समग्र समाधान कैसे ढूंढा जा सकता है जिससे कि व्यक्तित्व एवं उसकी व्यापकता को समझा जा सके? प्राध्यापक शर्मा बोले, इसके लिए मनोविज्ञान को योग मनोविज्ञान बनना पड़ेगा। मनोविज्ञान को अपनी संकुचित सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि योग की सीमा यहीं तक सिमटी हुई नहीं है। उसके व्यापक दायरे में व्यक्ति के वर्तमान जीवन के साथ उसके पिछले सभी जीवन भी हैं, जिनके अनुभवों को वह अपने चित्त में सहेजे, समेटे व संजोए हुए है। उन अनुभवों को, उनके विविध रूपों को समझने के लिए योग में एक शब्द प्रयोग होता है, संस्कार। संस्कार ही है जो हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है, हमारी रुचियों को
प्रेरित करता है। संस्कार रुचियों का, व्यवहार का प्रेरक है। वह व्यक्ति की कल्पनाओं, विचारों एवं भावनाओं में रंग भरता है, उन्हें एक स्वरूप प्रदान करता है। थोड़ा रुककर वे आगे बोले, संस्कार वह गहरा भाव एवं उससे जुड़ा वह कर्म है जिसकी अमिट छाप न केवल व्यवहार और विचार में बल्कि चित्त की गहराई में अंकित हो जाती है। व्यवहार परिवर्तित हो जाता है, विचार भी बदल जाते हैं, परंतु संस्कारों के कर्म आसानी से न तो मिटते हैं और न ही बदलते हैं। जब हमारा किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा घटनाक्रम से गहरा भावनात्मक जुड़ाव होता है तो बरबस इसकी अमिट छाप चित्त पर पड़ जाती है। यही संस्कार है। यदि भाव सकारात्मक एवं शुभ हुए तो शुभ संस्कार, और यदि नकारात्मक एवं अशुभ हुए तो अशुभ संस्कार। विद्यार्थियों में से एक ने प्रश्न किया, सर, संस्कार और कर्म का संबंध किस प्रकार होता है? प्राध्यापक शर्मा बोले, जीवन में हमारे जैसे जहाँ शुभ या अशुभ भाव होते हैं उसी के अनुरूप हम वहाँ कर्म करते हैं। इन कर्मों की तीव्रता और मात्रा भी हमारे भावों के अनुरूप होती है। जैसे यदि हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसके साथ हमारे कर्म भी तद अनुरूप होंगे। हम उससे अच्छा बोलेंगे, अच्छा सोचेंगे और अच्छा करने लगेंगे। और यदि हम किसी से घृणा या द्वेष करते हैं तो फिर वहाँ हमारे कर्म भी उसके अनुरूप होंगे। ऐसे व्यक्ति से बात करना हम पसंद नहीं करेंगे। उसे देखते ही वहाँ से भाग जाने का मन करेगा या फिर उससे झगड़ने का मन करेगा। एक विद्यार्थी ने पुनः अपनी जिज्ञासा रखी, सर, हमारे जीवन में शुभ एवं अशुभ घटनाक्रम निर्धारित कैसे होते हैं और क्या इस निर्धारण से बचा नहीं जा सकता है? और बचने के लिए कौन सी विधियां उपयुक्त हैं? प्राध्यापक शर्मा बोले, संस्कार और कर्म का जुड़ाव हमारे जीवन में कर्म संस्कार का निर्माण करता है। संस्कार को यदि डोर समझो तो उससे जुड़ा हुआ कर्म उसे मजबूत या कमज़ोर बनाता है। इन्हीं कर्म व संस्कार के परिणामों से हमारे जीवन के शुभ या अशुभ घटनाक्रम निर्धारित होते हैं, और यह निर्धारण इतना अकाट्य व अचूक होता है कि इससे बच पाना लगभग मुश्किल होता है। यहाँ मैंने लगभग शब्द का प्रयोग किया है क्योंकि कुछ ऐसी यौगिक प्राविधियाँ हैं जिनसे उनकी तीव्रता कम की जा सकती है। हाँ, इन्हें पूर्णतया समाप्त नहीं किया जा सकता है। कम या ज़्यादा समय के लिए इनका सामना करना ही पड़ता है। ये यौगिक विधियाँ हैं उग्र तप, स्वाध्याय एवं भगवान की शरणागति। इन्हें क्रिया योग भी कहते हैं, जिनमें तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर प्राणिधान आते हैं। प्राध्यापक शर्मा आगे बोले, भारतीय मनोविज्ञान का आधार यही संस्कार है। इसको समझ लेने पर जीवन का अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी अपने हाथों में आ जाते हैं। यही भारतीय एवं पाश्चात्य मनोविज्ञान के मध्य वर्णित अनेकों अंतरों में से एक महत्वपूर्ण अंतर है। पाश्चात्य मनोविज्ञान मात्र वहीं तक पहुंचने की कोशिश करता है जहां तक मन की पहुंच है, और भारतीय मनोविज्ञान वहां तक पहुंचने की कोशिश करता है जहां तक कर्म की पहुंच है। कर्म संस्कार के इस क्रम को बदल देने से ही पूर्ण परिवर्तन संभव होगा। विद्यार्थियों की जिज्ञासा का समाधान हो गया था। धन्यवाद।